नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ई मार्ट साहब के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण के अगले भाग की। इसमें हम बात करेंगे अम्ल व क्षार की जलीय विलयन में चालकता एवं तनुकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है, क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में डाला जाता है। जब किसी अम्ल या क्षार को जल में डालते हैं तो होता क्या है, तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो देखिए, ये एक बीकर में जल लिया हुआ है। मान लीजिए कि मैं इसमें H2SO4 अम्ल इसके अंदर डालता हूँ। जो ही अम्ल इसके अंदर पहुँचता है वो अपने आयनों H+ व SO4 में टूट जाता है। अर्थात जब भी किसी अम्ल को जल में डाला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है और हमें H+ आयन और SO4 आयन ये इसने दिया है H2SO4 ने। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, जब भी किसी भी अम्ल को जल में डाला जाएगा वो H+ आयन जरूर देगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब H2SO4 को जल में डाला तो वह H+ और SO4 में टूट जाता है। यही घटना क्षार के साथ भी होती है। जब भी किसी क्षार को जल में डाला जाता है, जैसे मान लीजिए कि NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जब इसको जल में डाला जाएगा तो ये Na+ और OH- में टूट जाता है। ये हमने पहले ही बात की है कि जब भी कोई क्षार जल में डालते हैं तो वह जलीय विलयन में OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देता है और अम्ल H+ अर्थात हाइड्रोजन आयन देता है। इसके और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। ये देखिए H+ और OH- आयन, जो कि एक अम्ल के द्वारा है और एक क्षार के द्वारा। HCl ये भी H+ और Cl- में टूटता है। और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम आयन K+ व OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी अम्ल या क्षार को जल में डाला जाएगा तो अम्ल जल में H+ देगा और क्षार जल में OH- देगा और वह दोनों ही अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो आयन हमें प्राप्त हुए हैं, आगे क्या हुआ है जलीय विलयन में इनका। तो देखिए, हमने अभी देखा कि जब H2SO4 को जल में डाला जाता है तो वह H+ और SO4 में टूट जाता है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। अब ये जो जल में H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन अम्ल ने दिया है, यह हाइड्रोजन आयन बहुत ही अस्थायी होता है, स्थायी प्रवृत्ति का नहीं होता और ये जल में डालने के बाद स्थायी नहीं रहता। तो क्या होता है इसका, यह H+ आयन जल के साथ पुनः अभिक्रिया करके H3O+ आयन बनाता है। ये H+ आयन वापस जल के एक अणु H2O से अभिक्रिया करके H3O+ आयन बना देता है। इस H3O+ आयन को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जब भी किसी भी अम्ल को जल में डाला जाएगा तो वह एक बार तो H+ आयन ही देगा, लेकिन H+ आयन विलयन में ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, वह अस्थायी प्रकृति का होता है। वह तुरंत जल से अभिक्रिया करके H3O+ अर्थात हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो ये भी कह सकते हैं कि जब अम्ल को जल में डाला जाता है तो जल में हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं, या अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन देता है। ये भी कहना गलत नहीं होगा। कुछ देर, कुछ सेकंड्स के लिए उसमें H+ आयन रहते हैं विलयन में और वो H+ आयन तुरंत जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्षार की, तो क्षार के साथ ऐसा नहीं होता। क्षार के जलीय विलयन में OH- आयन ही रहते हैं। क्षार के जलीय विलयन में आपको OH- ही रहेंगे, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब अम्ल व क्षार इनमें से किसी को भी जल के साथ मिलाया जाए तो जल के साथ कैसे मिलाएं और क्यों मिलाएं, हम अम्ल या क्षार को जल के साथ क्यों मिला रहे हैं। तो देखिए, जब भी अम्ल या क्षार को जल के साथ मिलाया जाता है तो होने वाली अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, विलयन गर्म हो जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की हमने पहले भी बात कर रखी है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है और विलयन गर्म हो जाता है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। तो जब अम्ल या क्षार और जल इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो भी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। और हम जानते हैं कि अधिकांश ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं काफ़ी हानिकारक हो सकती है। तो अब बात यह है हमारे सामने कि अम्ल या क्षार और जल इन दोनों को आपस में मिलाया कैसे जाए। तो मिलाने की हमारे पास दो विधियां हो सकती है। पहली विधि ये हो सकती है
कि मैं एक बीकर में जल लूं और अम्ल या क्षार को उसमें मिलाऊं, अर्थात जल में अम्ल या क्षार को डाला जाए। ये पहली विधि। या दूसरी विधि मेरे पास ये हो सकती है कि अम्ल या क्षार लूं और ऊपर से मैं उसमें जल मिलाऊं। हालांकि समझने में आप ये समझ रहे होंगे कि मिल तो दोनों ही आपस में रहे हैं, चाहे मैं जल लेकर उसमें अम्ल मिलाऊं, चाहे अम्ल लेकर उसमें जल मिलाऊं, लेकिन इन दोनों अभिक्रियाओं में अंतर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अम्ल या क्षार लेते हैं और उसमें जल मिलाते हैं, अर्थात बी विधि को फॉलो करते हैं, अम्ल में जल मिलाते हैं। तो देखिए, जब अम्ल में जल मिलाया जाएगा तो क्या होगा, इस अवस्था में अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और जल की मात्रा वहाँ कम है। तो अम्ल जल से बहुत तेज अभिक्रिया करेगा और यह अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होगी, एवं इससे हमें हानि पहुंचने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इतनी अधिक ऊष्मा जो है वो अगर सावधानी ना बरती जाए तो जला भी सकती है, और साथ ही अम्ल आस्फलित होकर बाहर भी आ सकता है। तो अगर आपने अम्ल या क्षार लेकर उसमें जल मिलाया तो हो सकता है अम्ल उफान लेकर बाहर आ जाए या क्षार उफान लेकर बाहर आ जाए। तो ये काफ़ी हानिकारक स्थिति हो सकती है अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो। लेकिन जब जल लिया जाए और उसमें अम्ल मिलाया जाए तो क्या होगा, इस अवस्था में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, लेकिन यदि धीरे धीरे अम्ल को जल में मिलाया जाए तो ऊष्मा कम उत्पन्न होगी। अर्थात हमने जल लिया और ऊपर से धीरे धीरे बूंद 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 करके अम्ल मिलाया और जल को हम हिला रहे हैं, तो क्या होगा, अम्ल की मात्रा जल के साथ बहुत कम जाएगी। ठीक है, और कम जाएगी तो अभिक्रिया धीरे होगी। अभिक्रिया धीरे होगी तो हालांकि होगी तो ऊष्माक्षेपी, लेकिन ऊष्मा बहुत कम निकल पाएगी, और ऊष्मा जब कम निकलेगी तो हम जल और अम्ल को आसानी से मिला पाएंगे। तो इसका मतलब, अगर आपको कहा जाए कि कौन सी विधि अच्छी है, अम्ल को जल में मिलाना या जल को अम्ल में मिलाना, ए विधि अच्छी है या बी विधि अच्छी है, तो मैं कहूँगा कि ए विधि जो है वो अच्छी है, जबकि बी विधि उपयुक्त नहीं है। तो जब भी कभी जल और अम्ल को मिलाना हो तो जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। अब हमारे पास सवाल ये है कि हम इस अम्ल या क्षार को जल के साथ मिला ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई जल को मिलाने की? तो इसका उत्तर मिलेगा हमें सांद्र एवं तनु विलयन से। क्या होते हैं सांद्र विलयन और क्या होते हैं तनु विलयन, पहले इसको समझना होगा। तो देखिए, सांद्र विलयन क्या होते हैं, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो। ऐसा विलयन जो है जिसमें अम्ल या क्षार कोई सा भी हो सकता है, अम्ल का सांद्र विलयन हो सकता है, क्षार का भी सांद्र विलयन हो सकता है, जिसमें इन दोनों की मात्रा बहुत अधिक हो, तो वो कहलाता है सांद्र विलयन। दूसरा विलयन होता है तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा कम हो एवं जल की मात्रा अधिक हो, वो कहलाता है तनु विलयन। देखिए, इसको थोड़ा सा इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं 1 लीटर पानी लेता हूं और 1 लीटर पानी में चुटकी भर चीनी डाल देता हूं और मिला देता हूं। अब आप देखेंगे कि उस पानी को जब आप पिएंगे तो मिठास या तो बहुत कम या ना के बराबर आएगी, जबकि हम जानते हैं कि वो जो विलयन है वो चीनी का विलयन है, क्योंकि चीनी उसमें मिली है। अब मिली चाहे कितनी भी हो, आपने चुटकी भर चीनी डाल के मिलाया है तो भी वो चीनी का विलयन है, और आपने अगर चम्मच भर उसमें चीनी मिलाई है तो भी वो चीनी का विलयन है। तो अगर आपने चुटकी भर चीनी 1 लीटर पानी में मिला के हिला दी तो वो विलयन तो चीनी का बन गया, लेकिन उसमें चीनी की मात्रा बहुत कम है, इसलिए वो तनु विलयन कहलाएगा। और यदि मान लीजिए उसी 1 लीटर पानी में मैं 300 ग्राम चीनी को डाल दूं और मिलाऊं तो पानी बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि उसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक है, तो अब वो कहलाएगा सांद्र विलयन। और अगर मान लीजिए आपने चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा डाल दी और चाशनी ही बना दी तो वो कहलाते हैं अति सांद्र विलयन। तो इसका मतलब तनु विलयन कैसे बनाया जा सकता है, सांद्र विलयन में आप जल डाल दो, तनु विलयन बन जाएगा। तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने की क्रिया तनुकरण कहलाती है। अगर मान लीजिए हमारे पास प्योर अम्ल है, शुद्ध अम्ल है, और हम चाहते हैं कि हमें तनु विलयन चाहिए, इतने प्योर अम्ल की हमें जरूरत नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उस स्थिति में जल लिया जाएगा और जल में थोड़ा सा अम्ल मिला लेंगे, जिससे क्या होगा, वो अम्ल का तनु विलयन कहलाएगा, और ये क्रिया कहलाती है तनुकरण। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अम्ल या क्षार में जल क्यों मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक सवाल, शुष्क HCl गैस नीले लिटमस को लाल नहीं करती, क्यों? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हम जानते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, लेकिन यहाँ
अम्ल द्रव अवस्था में नहीं है, यहां शुष्क HCl गैस है, वो नीले लिटमस को लाल नहीं करती। क्यों? देखिए, इसका उत्तर यह है कि जब भी किसी अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तभी वो H+ आयन देता है, और जब कोई अम्ल H+ आयन देगा या क्षार OH- आयन देगा तभी वो अपने गुण प्रदर्शित कर सकता है। तो HCl जो है, जब उसको जल में मिलाया जाता है तो वो H+ आयन देता है, और उसी H+ आयन के कारण नीला लिटमस लाल होता है। लेकिन जो ये शुष्क HCl गैस है, इसमें H+ और Cl- आयन नहीं होते, और जब H+ और Cl- आयन ही नहीं है तो ये नीले लिटमस को लाल नहीं कर पाएगी। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है चालकता। सबसे पहले तो चालकता होती क्या है उसको समझते हैं हम। किसी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कहा जा सकता है कि विलयन विद्युत का चालक है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके पास विलयन है, अगर उसमें से बिजली चल सकती है, उसमें करंट आ सकता है, उसमें विद्युत धारा चल सकती है, तो मैं कह सकता हूं कि वो विलयन चालक है। जैसे कि तांबे के तार, लोहे के तार, इनमें बिजली चलती है तो हम कहेंगे कि तांबे का तार या लोहे का तार विद्युत का चालक है। लेकिन उस चालकता में और विलयन की चालकता में अंतर है। तारों में या धातुओं में जो चालकता होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, और विलयन, किसी भी विलयन में जो विद्युत की चालकता होती है वो आयनों के कारण होती है। जो आयन्स होते हैं उनके कारण वो चालकता होती है। जैसे अम्ल को जल में मिलाया तो अम्ल के आयन मिल गए। जैसे मान लीजिए HCl को जल में मिलाया तो H+ और Cl- आयन मिले। उन आयनों के कारण वो आयन जो है विलयन में दौड़ते हैं, प्रवाहित होते हैं, और उनके फलस्वरूप हमें चालकता अर्थात विद्युत धारा उस विलयन में प्रवाहित होती है। देखिए, किसी विलयन में से विद्युत धारा आयनों के कारण प्रवाहित होती है। हम जानते हैं कि अम्ल व क्षार को जब जल में मिलाया जाता है तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं। कोई भी अम्ल या क्षार जब आप जल में मिलाओगे तो वो आयनों में टूटेंगे, और इन्हीं आयनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो H और OH ये आयन जो हैं ये अम्ल और क्षार से प्राप्त होते हैं, और इन्हीं के कारण धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ एक बात और भी है, यदि किसी पदार्थ में H व OH है, मान लीजिए एक ऐसा पदार्थ है जिसमें H आपको दिख रहा है, इसमें उसमें OH आपको दिख रहा है, लेकिन जल में वह अपने आयनों में नहीं टूटता। अगर वो आयनों में टूट ही नहीं रहा है, H+ और OH- आपको दे ही नहीं रहा है, तो फिर आयन नहीं होंगे जल में, और आयन नहीं होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे कि एल्कोहल व ग्लूकोज, एल्कोहल में OH होता है, ग्लूकोज में भी OH होता है, लेकिन जब इनको जल में मिलाया जाता है तो ये OH को देते नहीं है, अर्थात OH आयन प्राप्त नहीं होता है, और आयन प्राप्त ना होने के कारण ये जो इनके विलयन हैं ये जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये है चालकता कि किस प्रकार से विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बारे में आपके कोई सुझाव हैं या आपके कोई प्रश्न हैं, या आप चाहते हैं कि किसी दूसरे टॉपिक पर आपको वीडियो मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।